Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज वही हमारे पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रहा है। आज नेपाल जल रहा है और जलने का कारण अगर आप देखोगे सोशल मीडिया हैंडल्स को या फिर ट्विटर पे या फिर न्यूज चैनल्स पे, तो कारण बताया जा रहा है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया और इसलिए वहां की युवा जो है, वहां की जो जेनजी है, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि करप्शन के अगेंस्ट, सच्चाई यह है कि डिक्टेटोरियल रूल के अगेंस्ट, और सच्चाई यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके खिलाफ आज वहां का युवा जो है सड़कों पर खड़ा है। सवाल यह भी है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के बाद क्या अगला कोई और भी देश हो सकता है जहां पे हमें ऐसा तख्ता पलट देखने को मिलेगा? और यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं युवा ही बदलाव की चिंगारी बन रहा है। भारत भूल नहीं सकता वो जेपी आंदोलन, वो समय जब हमारे यहां भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, हमारे यहां भी सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सरकारी संपत्ति को जलाकर क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा संसद भवन को जलाकर? क्या मिल जाएगा पीएम हाउस को जलाकर? क्या ये दंगा फसाद करने से क्या हासिल हो जाएगा? समझ नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया को बैन करने से आज जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसका कारण क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर ये सारी स्थिति क्यों पैदा हो गई। जो यूथ है नेपाल का, वो क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट के करप्शन को, और यूथ जो है क्वेश्चन लंबे समय से कर रहा था सोशल मीडिया का यूज करके कि आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पे आप लगाम लगाइए। और सवाल पूछने का एकमात्र माध्यम था, वो था सोशल मीडिया, और इसी को कर्टेल करने के लिए सोशल मीडिया सारे जो हैंडल्स हैं उसको नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। सोशल मीडिया कंपनीज को डायरेक्शन दी गई कि आप जो नेपाल की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको आप कंप्लाई करो, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स ने, सोशल मीडिया कंपनीज ने इसको मानने से इंकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेके गवर्नमेंट ने एक तरीके से, पूरी तरीके से बैन लगा दिया। एक कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हुआ, एक तरीके से आग लगाने वाली बात हो गई, और वहां का यूथ फ्रस्ट्रेट होकर करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। और आज का दिन वो है जहां पे नेपाल की सड़कों पर यूथ जो है खड़ा है और वहां के नेता जो हैं, वहां के मंत्री जो है, वहां का प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है, वो देश छोड़ के भाग रहा है। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने लोगों के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश की, और अंततः उनको जो है एक विद्रोह के रूप में जो है एक तख्ता पलट देखने को मिलता है। जो यूथ है नेपाल को प्रोटेस्ट कर रहा है करप्शन के अगेंस्ट, मिस गवर्नेंस के अगेंस्ट, लेकिन हमारी मीडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो है, जो सोशल मीडिया बैन हुआ है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नहीं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार से वहां की जनता परेशान हो चुकी है, करप्शन से परेशान हो चुकी है। एक इमेज यहां पे है, अगर आप उसको देखोगे, क्या डिमांड कर रही है जनता? जेनजी अगेंस्ट करप्शन एंड नेपोटिज्म। So this protest is against the nepotism and the corruption of the government। और इसके खिलाफ आज जो है जनता का जो एक तरीके से जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका है, और वो जो है जनता आज जवाब दे रही है। इसीलिए मैंने बोला शुरुआत में ही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और ये जो लाइन है वो आज फिट बैठता है नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में। नेपाल की राजधानी काठमांडू को अगर आज हम देखें तो वही हमें पैटर्न देखने को मिलता है जो हमें कोलंबो में देखने को मिला था, जो हमें ढाका में देखने को मिला था। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वही पैटर्न सेम हमें आज देखने को मिलता है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में, जहां पे हजारों युवा, जहां पे हजारों छात्र जो है रोड पे खड़े हैं, जहां पे हजारों छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, और जैसे ही गोलियां चल रही हैं आंदोलन और जो है उग्र हो जा रहा है। आप सबको पता होगा कि गोलियां लगने से बहुत सारे छात्रों की जो है मृत्यु हो गई है, बहुत सारे छात्रों के जो है गोली लगने से जो है उनकी जान चली गई है, और अंततः इस जान लेने के कारण जो है संसद का घेराव किया जा रहा है, सारे नेताओं को मारा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर जो है हेलीकॉप्टर से भाग रहा है। ये वही पैटर्न है जो हमें जो है कोलंबो में देखने को मिला था, ये वही पैटर्न है जो हमें ढाका में देखने को मिला है। अब ये सवाल यहां पे ये भी उठता है कि क्या ये बस एक संजोग है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रायोजित तरीके से ये कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और अगर प्रायोजित तरीके से अगर इसको करने की कोशिश जा रही है तो इसके पीछे कौन है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो ये भारत के लिए भी सोचने की बात है। लेकिन एक बात और है, हमारे लोकतंत्र की इमारत इतनी कमजोर नहीं है कि कोई आकर हमारी इमारतों को ढा दे, गिरा दे। हमारी आज़ादी और हमारे आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने हमको थैंक यू बोलना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है हमारे देश में, हमारा जो संविधान है, हमारी जो इमारतें हैं लोकतंत्र की, वो काफी मजबूत हैं, और वो जो है उसमें दीमक लगाने वालों की जो है कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम नेपाल से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि नेपाल में ऐसा हुआ क्यों।
ठीक है, सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस व्यक्ति को जानते होंगे तो ये है हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री। और नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं, इन्होंने क्या किया है ये आप सबको पता होगा। हुआ ये कि नेपाल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और भाग के जो है हेलीकॉप्टर से ये भाग के निकल चुके हैं देश छोड़कर। कारण क्यों, देश छोड़कर क्यों भागे? तो सबसे पहले जान लो कि नेपाल में अभी तक हुआ क्या है। नेपाल में सबसे पहले यह हुआ कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन किया गया। लगभग 16 सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया गया। सोशल मीडिया बैन के बाद लोगों ने विरोध करना शुरू किया और लोगों ने जो विरोध किया तो उसको दबाने के लिए शूट ऑन साइट यानी कि ओपन फायरिंग का जो है आदेश दिया गया। और ओपन फायरिंग में जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई। और इसके खिलाफ जो है वहां की जनता ने एक तरीके से बड़ा विद्रोह करना शुरू कर दिया। आप सबको पता होगा कि केपी शर्मा ओली कौन है। केपी शर्मा ओली के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि भाई केपी शर्मा ओली को 1973 में सबसे पहले अरेस्ट किया गया था। 1973 में जब उन पर अरेस्ट किया गया था तो उनके ऊपर चार्जेस लगा था एंटी स्टेट एक्टिविटीज का। एंटी स्टेट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनको जो अरेस्ट किया गया और उनको 14 साल के लिए जेल में डाला गया। ये वही व्यक्ति है जिसको जो है 14 साल की जेल में डाला गया 1973 में। जेल से निकलने के बाद ओली जो है नेपाल का जो कम्युनिस्ट मूवमेंट होता है उसके एक इंपॉर्टेंट लीडर बन के निकलते हैं और उन्होंने जो है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और बेटर लाइफ फॉर द कंट्रीज पुअर के लिए जो है डिमांड करते हैं। ओली जो है वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के। 2015 से 16 के बीच में, 18 से 21 के बीच में और फिर जुलाई 2024 से लगातार जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ओली के बारे में एक और खास मैं बात आपको बताना चाहूं, ओली एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नेपाल का जो एक बार भी अपने टर्म में प्रधानमंत्री रहते हुए भारत कभी विजिट नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा था कि 16 सितंबर को, ये जो आने वाला 16 सितंबर है, इस तारीख को जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के इन्विटेशन पे ये भारत आने वाला था। लेकिन उसके पहले ही इसके जो करप्शन थे, इसके जो विचार थे, इसके जो लोगों के दमन करने का जो तरीका था, उसने आज इसको मजबूर कर दिया इस्तीफा देने से और ये इस्तीफा देकर जो है ये भाग चुका है देश छोड़ के। ठीक है, ये केपी शर्मा ओली। ठीक है, और हम सबको पता होगा कि एंटी इंडिया को जो है एंटी इंडिया पॉलिसी रही है केपी शर्मा ओली की। इसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। सबसे पहले यही जान लो कि भाई क्या डिमांड है, लोगों की क्या डिमांड है। वहां की जो जेनजी प्रोटेस्ट करी, वहां के जो यूथ प्रोटेस्ट करें, उनके डिमांड्स क्या हैं? उनके डिमांड सिंपल है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, मास रेजिग्नेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री मेंबर्स और जितने भी जो किल किए गए हैं, जितने भी लोगों को मारा गया है, जो ऑर्डर दिए हैं, उन सबको जो है हटाया जाए वहां से। साथ ही साथ गवर्नमेंट वो फॉर्म होगी जो कि वहां के लोग चाहते हैं, ना कि जो है वहां की एक तरीके से ऐसी सरकार जो अराजक है, ना ऐसी सरकार जो एक तरीके से लोगों का दमन करने के लिए बनी गई है। ऐसी सरकार को जो है वहां के लोगों ने उठा के फेंक दिया है और पूरी तरीके से वहां के जो यूथ हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करने के पीछे का एकमात्र कारण क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटिल करना, डिक्टेटोरियल रूल और करप्शन जो कि लंबे समय से चला आ रहा था। ठीक है, और आगे देखोगे आप यहाँ पे तो लगभग 20 लोगों की जो है हत्या कर दी गई है और ये जो है यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो है नारा दिया जा रहा है वहां पे। और पूरी तरीके से यूथ जो है वो रोड पे उतर चुका है और वहां के जो मंत्री हैं अभी देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। कारण सिर्फ यही है कि आज जो है जनता जो है सड़क पर आ गई है। आज जो जनता है वहां के जो है संसद भवन से लेकर वहां के जो भी मंत्रालय हैं, सेक्रेटेरिएट है, सभी में आग लगाई जा रही है। वहां के पूरे प्रधानमंत्री की पत्नी को मार दिया गया, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। कारण ये है, ये समझने वाली बात है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या ये प्लान्ड प्रोटेस्ट हैं या फिर सडन है, ये भी जानने वाली बात है। क्योंकि अगर सडन है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है, जो हमें बांग्लादेश में जो हमें कोलंबो में देखने को मिला था, अगर क्या वही चीजें अगर यहां भी देखने को मिल रही तो ये सोचने वाली बात है भारत के लिए और भारत को जो है इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पे जो है कार्टून के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भारत में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ के जो भी लीडर्स हैं, वो कितने वेलफेयर के काम कर रहे हैं लोगों के लिए, ये सोचने वाली बात है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, भारत में लोकसभा है और लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं और उन सारे प्रतिनिधियों का एकमात्र कर्तव्य यही होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट में लोगों का वेलफेयर करने का काम है। लेकिन ये नेताजी जो है वो अलग अलग मुद्दा बना के हॉस्पिटल और स्कूल पे ध्यान नहीं देंगे, वो रिलीजियस मैटर को ले लेंगे, वो कास्ट का मैटर ले लेंगे, वो जो है और सारे मैटर्स को लेकर इंपॉर्टेंस बनाएंगे, लेकिन कभी भी डेवलपमेंट, ग्रोथ और लोगों का वेलफेयर की बात नहीं करते। और ये सोचने वाली बात है भारत के लीडर्स के भी, जो भी नेता है भारत के, उनको भी सोचने की बात है कि अगर आप जो है इन सारे मुद्दों को छोड़कर हॉस्पिटल्स, स्कूल, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इनको हटा के अगर बाकी सारे मुद्दों पे अगर आप बात करते हो, इट मींस यू आर डाइवर्टिंग द पीपल। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो और ये वही होगा फिर जो है भारत में भी लोग जो है आपके खिलाफ विद्रोह करना शुरू करेंगे। क्योंकि पेशेंस, धैर्य जो है तब तक जनता रखती है जब तक उसमें एक चिंगारी ना लगे और एक चिंगारी जो है वो उसको फिर आग का रूप दे देती है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हर जगह हमने देखा है। आज वही नेपाल में हमें देखने को मिल रहा है। आर्मी आ गई है, लोग मारे जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, पैटर्न वही है जो हमें हर जगह देखने को मिला और तख्ता पलट करा दिया गया। कारण यह है जनता
कि डिमांड को, जनता के डेवलपमेंट को, जनता के ग्रोथ को लोगों को समझना होगा, लोगों में रिप्रेजेंटेटिव को समझना होगा। करप्शन, नेपोटिज्म, जो कि वहां के जो जनता विरोध कर रही है करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ, उसको समझते हुए लोगों को वेलफेयर के लिए अगर आप काम नहीं करोगे तो ऐसे ही लोग फिर सड़क पे खड़ा उतर जाएंगे। जानने वाली बात यही है कि नेपाल के युवा इतने गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि भारत में भी जिस तरीके से, भारत में भी तो है जो हमने आईटी एक्ट जो बनाया है 2020 का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020, वो सेम चीज बात करता है जो कि नेपाल की गवर्नमेंट करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जो है वहां पे ऐसा क्या हो गया। तो वहां पे ये अचानक कुछ नहीं हुआ है, जबकि ये पुरानी जो लंबे समय से चीजें चली आ रही थी उसका जो है हमें रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि वहां पे जो है बहुत सारे लीडर्स की हत्या कर दी जा रही है, उनके लोगों के बिल्डिंग में आग लगाया जा रहा है, वहां पे जो है संसद भवन से लेके जो है प्रेसिडेंट हाउस से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक सबको जला के जो है मारा जा रहा है, वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को है घर में जला के मार दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? आज ये जो चीजें हो रही हैं इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि यूथ को आप लंबे समय तक चुप नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया बैन करने की वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये तो बस एक चिंगारी है, जिसने ये जो एक माचिस की तिल्ली है जिसने ये उनके अंदर की आग जो है उसको और भड़का दी। क्योंकि बांग्लादेश में हुआ ये वही चीज जो है हमें कोलंबो में देखने को मिलता है, अब नेपाल में देखने को मिल रहा है, अब बांग्लादेश कौन सा होगा ये सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ एक चीज और समझने वाली बात यह है कि प्रोटेस्ट जो भी हो रहे हैं वो किसके वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। क्या आग लगा देना, सारे बिल्डिंग्स को गिरा देना, प्रोटेस्ट करना, लोगों की हत्याएं करना, पूरे सिस्टम को, पूरी मशीनरी को कोलैप्स कर देना, इज दिस द राइट थिंग? ये हमें पूछने की जरूरत है खुद से, और इससे क्या साबित हो सकता है और इससे हमें क्या मिल जाएगा ये भी पूछने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, आई होप कि आप सभी जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के नियम को पालन करते हुए, आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको शांति प्रिय तरीके से जो है अपने डिमांड्स के लिए आप अपनी आवाज उठाओ। आप डिमांड करो हॉस्पिटल्स की, आप डिमांड करो स्कूल्स की, आप डिमांड करो वेलफेयर की, आप डिमांड करो डेवलपमेंट की, आप डिमांड करो ग्रोथ की, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी पीसफुल बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, वी आर द पीपल ऑफ महावीर स्वामी। ये वही देश है जहां पे गांधी जी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह के दम पर जीता था। ये गौतम बुद्ध की धरती है जहां पे हम पीस को प्रमोट करते हैं, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हम अपने नेता की जो चाटुकारिता है वो करेंगे, है ना। तो ये जो नेताएं हैं जो आराम से जो है यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं, ये जो चाटुकार लोग हैं, वो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। देश में अगर विकास चाहिए तो लोगों को आगे आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में हैं। नेपाल में हमें क्या देखने को मिलता है कि जेनजी के गुस्से और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। नेपोटिज्म, सोशल मीडिया बैन, करप्शन, ये सब चीजों ने 19 लोगों की जान ले ली, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, कितने सारे प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया। ये सब चीजें हमें कहां देखने को मिल रही है? नेपाल में देखने को मिल रही है। और ये अंततः नतीजा किसका है देखने, और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है वो हमारे नेपाल के अगले जो है लीडर हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ मीडिया सोर्सेस की तरफ से जो ये खबर आ रही है कि मे बी ही विल बिकम द नेक्स्ट लीडर इन नेपाल। ओके, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, है ना? आपको पूरा नेपाल का जो भी घटनाक्रम रहा है उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप क्या सोचते हो भारत का इस समय क्या स्थिति होनी चाहिए, भारत का जो है कैसा रवैया होना चाहिए नेपाल में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके खिलाफ, या उसको देखते हुए क्या नेपाल के इस मैटर में भारत को इंटरवीन करना चाहिए, या फिर ये नेपाल का अपना इंटरनल मैटर है और हमें एक, चूंकि वो सोवरेन स्टेट है और उसमें जो है सोवरेन स्टेट को ध्यान में रखते हुए हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे, या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, उसको हालांकि एडवाइजरी उन्होंने इशू कर दिया है। बहुत सारे जो MEA इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, उसने जो है अपने हैंडल से जो है एडवाइजरी इशू कर दिया है लोगों के लिए, और जो भी हमारे फ्लाइट्स जो चल रहे थे उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि भारत को लेकर, भारत को जो है इससे किस तरीके से असर पड़ सकता है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि और क्या डेवलपमेंट इस कहानी में होती है। थैंक यू।